हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया एकदम। दोस्तों देखिए, मैंने आपको अभी पॉलिटी जितनी पढ़ाई है उस सारी की सारी पॉलिटी में मैंने सिस्टमेटिकली आपकी क्लास ली। जैसे कि मैंने देखा था कि संविधान का भाग एक, संविधान का भाग दो, संविधान का भाग तीन, संविधान का भाग चार और संविधान के भाग चार का दूसरा वाला पार्ट टू। मतलब भाग चार में दो पार्ट थे, जिसमें एक में था डीपीएसपी और एक में था आपका मौलिक कर्तव्य। क्या ये बात समझ में आई थी? इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया अब यहाँ तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, एक्चुअलिटी में मैंने ये जो पॉलिटी चल रही है, मतलब इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कवर होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं वो भी सारे के सारे कवर हो रहे हैं। बस दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मुझे भी पता है कि इससे अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको डिजिटल बोर्ड पे भी वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। आपको प्रॉपर लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। कई लोग देते हैं, प्रोवाइड भी कराते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि उसमें से क्या आएगा और हमें क्या पढ़ना है, इसका बड़ा डिफरेंस है इस क्लास में। इस क्लास में मैंने एक्चुअलिटी में खुद बहुत सारे पेपर निकाले हैं और बहुत सारे पेपर दिए हैं, है ना। तो उसके आधार पर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है आपको सिर्फ वही कंटेंट मिल रहा है जो आपके लिए जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या होता है ना, एक बहुत सारी चीजों को पढ़ लेना और एग्जाम में केवल उन्हीं चीजों को पढ़ना जो केवल पेपर में आती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें देखिए, आपको कोई भी चार्ज तो मैं कर ही नहीं रहा। बस इसमें एक ही चीज है कि आप जब भी इन वीडियो को देखें या दूसरों को शेयर करें, प्लस प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें, एक कॉपी बना लें और उसको बार बार रिवाइज करें। मैं गारंटेड बता रहा हूं कि आपके 40 से 50% क्वेश्चन तो यूं ही लग जाएंगे, लेकिन पेपर में 40 से 50 से सिलेक्शन होता है नहीं। लेकिन अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके 90 प्लस पहुंच जाएंगे यही क्वेश्चंस इसी थ्योरी से। मतलब मेरी कॉपी आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया समझ में आएगा, है ना। और इसीलिए मैंने आपको सिस्टमेटिकली ये सारी की सारी चीजें आपको कराई हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक नया भाग लेके आया हूं, संविधान का भाग पांच। तो सबसे पहले हम संविधान के भाग पांच में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे ना आप, संविधान के पूरे 22 के 22 भाग में सबसे बड़ा भाग भाग पांच होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 52 से स्टार्ट होता है और 152 तक जाता है। बात समझ रहे हो आप? भाग पांच में काफी सारे आर्टिकल हैं और इनमें सारे के सारे आर्टिकल्स को हम, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम चर्चा करेंगे, और प्रत्येक आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, किस आधार पर लिखी गई हैं, किस चीज को सोच के लिखी गई हैं, उन सारे बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं संविधान के पांच भाग, जिसको संघ कहते हैं, है ना। इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो कई बार क्या होता है ना, आप देखते हैं यूट्यूब पे राष्ट्रपति पे हजारों वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब पे, है ना। और राष्ट्रपति के बारे में कई लोगों ने 4-4 घंटे की वीडियो भी डाल रखी होगी, पढ़ाया भी होगा। आपको इतना ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल एग्जाम निकालना है, वनडे एग्जाम क्रैक करना है। यूपीएससी से तो आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी मेरे वनडे रिक्वेस्ट के, जो कि एक दिन का पेपर देने वाले हैं, वनडे एग्जाम देने वाले हैं, उसमें पेपर में राष्ट्रपति से क्या क्या पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक यहीं पे है। मतलब इस क्लास में राष्ट्रपति स्टार्ट भी होंगे और राष्ट्रपति का 90% पोर्शन इनमें कवर कर लेंगे, है ना। उसके बाद दूसरी क्लास में हम राष्ट्रपति को पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे, है ना। चलिए आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है ना, कैसे समझेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद किस तरीके का है, कैसा है ना। और इसके किस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस कैसा है हमारे देश के राष्ट्रपति का, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको अदर वे मत लेना। मतलब ये एग्जांपल एक्चुअलिटी में फनी एग्जांपल इसलिए लिए जाते हैं जिससे आप किसी भी चीज को आसानी से समझें। जैसे हमारे घर में फूफा जी का जो पद होता है ना, वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है। क्लियर है? हमारे देश में जो राष्ट्रपति है ना, वैसे ही हमारे घर में, जैसे हमारे घर में फूफा जी है, वैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति है। फूफा जी से किसी भी चीज का, फूफा जी हमारे जस्ट लाइक क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। हम उनको केवल चीजें बताते हैं, बस उनसे सलाह लेते हैं। बाकी उनको ये नहीं है कि भाई ये करना है या नहीं करना, वो अगर मना कर देंगे तब भी हम उस काम को करेंगे। फूफा जी केवल नामचार के होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो देश का राष्ट्रपति, जो देश के जो राष्ट्रपति का पद है, वो वही एक तरीके से औपचारिक है, मतलब कि एक ऑफिशियल पद है। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं धीरे से इसकी सिस्टमेटिक बात। देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रपति का जो पद आया है वो आर्टिकल 52 में डिफाइन किया गया है। क्लियर है ये बात? और हमारे देश के जो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से। आपको याद होगा, जब हमारा
देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले राष्ट्रपति से पहले एक वायसराय का पद हुआ करता था, है ना। वही वायसराय का जो पद है ना, वही एडवांस वर्जन में जब हमने वो राष्ट्रपति के पद में कन्वर्ट हुआ था। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जो राष्ट्रपति भवन है वही तो वायसराय के रहने की जगह थी पहले, है ना। ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की। देखिए आर्टिकल 52 में क्या है ना, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। तो राष्ट्रपति का पद हमारे देश में कैसा है? केवल औपचारिक है। जैसे हमारे घर में फूफा जी का पद होता है ना, वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ये हमने कहां से लिया दोस्तों? ये ब्रिटेन से लिया। किससे लिया दोस्तों? हमने ब्रिटेन से। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो ये कैसे बताएंगे आप? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 क्या कहता है भैया? ये कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका का क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान का मतलब, कार्यपालिका का मतलब या औपचारिक प्रधान का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में जितने भी काम किए जाएंगे, जितने भी कानून, जैसे हमारे देश में जब कोई कानून बनता है, जब किसी कानून की या जब किसी बिल की ड्राफ्टिंग होती है, तो वो कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा, मतलब वो एक्ट नहीं रहेगा, वो केवल बिल रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान मतलब ये होता है कि ये सर्वोच्च होते हैं, सर्वे सर्वा, सबसे बड़ा पद हमारे देश में राष्ट्रपति का ही होता है। ये सर्वो सर्वा होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसीलिए इनको महामहिम की उपाधि दी जाती है। आपको, आपने देखा होगा कि जब भी आप लोकसभा या राज्यसभा का जब आप देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं महामहिम के नाम से इनको बोला जाता है। मतलब कि ये सर्वे सर्वा है। क्या है ये? सर्वे सर्वा। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं ये, है ना। औपचारिक प्रधान मतलब एक ऑफिशियली होते हैं, मतलब कि इनका कोई विशेष इंपोर्टेंस नहीं है, बस एक नाम के बना दिए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। और इसको देखिए दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं ना, उसमें अपने तरीके से मत लिखना। मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आप उसी तरीके से लिखना। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं, और पॉइंट वाइज स्टडी में आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपका 1-1.5 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि सर मजा आ गया, आप बहुत अच्छे तरीके से कराया, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मतलब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, ये प्रोसेस हम लेके कहां से आए थे? ये प्रोसेस कैसी होगी, किस तरीके से राष्ट्रपति को मतलब इलेक्शन किया जाएगा, उसका क्या विधि, क्या विधान होगा, तो ये हमने पूरी की पूरी प्रोसेस किससे ली? आयरलैंड से ली। क्या ये बात समझ में आई? आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पूरी पद्धति को लिया। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में संविधान है, ठीक है ना। और संविधान का मतलब क्या है कि जनता, संविधान में, संविधान जो है ना, संवैधानिक और संवैधानिक जितने भी पद होते हैं, मतलब कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जनता पे जो शासन करते हैं वो जनता के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं, है ना। अब जनता के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, तो अब एक चीज को ध्यान रखना है कि हमारे देश में 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन किनके होते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो डायरेक्ट सीधे जनता उनको सिलेक्ट करती है, मतलब इलेक्ट करती है ना। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता सिलेक्ट नहीं करती। क्या ये बात समझ में आई? जनता डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं करती। अब जैसे कि ये राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति के पद में या राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में जब हम इसका इलेक्शन करवाएंगे, तो ये भी हमारे क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या ये बात समझ में आई? इसमें सीधे जनता, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती। क्या ये बात समझ में आई? या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे चुनाव, ऐसे निर्वाचन प्रणाली जिसमें जनता की सीधे सीधे भागीदारी होती है, जिसमें जनता का प्रत्येक सदस्य जाके भाग लेता है, उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे निर्वाचन, ऐसे इलेक्शन जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, जनता पहले किसी प्रतिनिधि को सिलेक्ट करती है और वो प्रतिनिधि जाके उसको सिलेक्ट करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन। क्या ये बात समझ में आई? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। वो ये पूछता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो किस टाइप की है।
तो भैया पहली बात तो इनडायरेक्ट है, दूसरा एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। निर्वाचक प्रक्रिया हमने कहां से ली? आयरलैंड से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें जब निर्वाचन कराएंगे तो कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे, है ना, देखेंगे। सबसे पहले हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर भाग लेंगे। दूसरा राज्यसभा के मेंबर भाग लेंगे। तीसरा राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं, मतलब कि विधायक, लोकसभा में कौन से होते हैं? लोकसभा के सांसद हो सकते हैं, राज्यसभा के सांसद, और पूरे के पूरे जो 28 राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्य, मतलब कि विधायक। क्या ये बात समझ में आई? वो भाग लेंगे, एमएलए जिसको बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो भाग लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं बताता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग नहीं लेगा। आपने देखा होगा इसमें जनता कहीं भी नहीं है, इसमें भारत के देश की जनता कहीं नहीं है दूर दूर तक, तभी तो इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कह रहे हैं। इसमें कौन लोग भाग नहीं लेंगे? एक तो विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो भाग नहीं लेंगे। दूसरा जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति जो 12 लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो लोग भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसके 2 कारण है। पहला कारण इसका यह है, देखिए विधान परिषद हमारे देश में एक तो पूरे राज्यों में नहीं है भाई। जब पूरे राज्यों में नहीं है तो कहीं फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया। या तो पूरे 28 राज्यों में हमारी विधान परिषद हो, है ना, तब तो इसको इक्वलिटी मानी जाएगी, लेकिन नहीं है, इसलिए यहाँ के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 मनोनीत सदस्य। भैया राष्ट्रपति क्या करते हैं? जब राष्ट्रपति हमारे बन जाते हैं तो वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा के 12 सदस्यों को खुद सिलेक्ट करते हैं, है ना, मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। भाई जो राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करते हैं, और मान लो किसी राष्ट्रपति का दोबारा, वही राष्ट्रपति दोबारा किसी चुनाव में भाग लीजिए, तो वो जो 12 लोग हैं वो तो उन्हीं के फेवर में वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने ही तो सिलेक्ट किया है। तो इसलिए जो राष्ट्रपति 12 लोगों को, 12 सदस्यों को, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, है ना, नॉमिनेट करते हैं, उनको वो लोग उनको वोट नहीं देते। नहीं तो वो तो आपस में एक दूसरे के लिए सहमति बना देंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आयरलैंड से इसकी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया वो हमने आयरलैंड से ली है, ये मेथड। तीसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, इसके द्वारा इनका क्या किया जाता है? पूरा का पूरा चुनाव का एक मेथड है ये। ठीक है। उसके बाद दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 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 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, राज्य के विधानसभा के सभी सदस्य। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटा की बात है। भैया देखो कोटा क्या होता है ना, एक फिक्स वोटिंग होती है कि अगर कोटा से कम वोट किसी को मिले हैं तो जीता हुआ राष्ट्रपति भी अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। ये बात समझ में आई? इसलिए किसी भी राष्ट्रपति को जीतने के बाद एक कोटा फिक्स होता है, उतने वोट तो उसको चाहिए ही होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो पेपर में सीधा ही आएंगे राष्ट्रपति के कोटा की बात किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल किस में की गई है दोस्तों? 55 में। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल मतलब इसका ड्यूरेशन। भाई जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली बात ये समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रखते हैं। कितना रखते हैं दोस्तों? 5 वर्ष का। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि मान लो कोई राष्ट्रपति जी है, कोई राष्ट्रपति है जो हमारे देश में 5 वर्ष के लिए इलेक्ट हुए हैं और किसी कारणवश वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, है ना, इस बीच में या तो उनकी डेथ हो गई या कोई दूसरे भी कारण रहे, है ना, तो वो पद खाली हो गया। तो जब नए राष्ट्रपति जो उस पर आएंगे, जो नया राष्ट्रपति उन पे आएंगे, तो वो राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति आएंगे, वो राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आते, वो पूरा अपना सेपरेट कार्यकाल के लिए आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कार्यकाल से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि भैया जब राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाता है तो नए आने वाले राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए आते हैं? क्या पूरे 5 वर्ष के लिए आते हैं? क्या बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने आते हैं, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ प्यारे बच्चों, क्या
कि आर्टिकल 56 ये कहता है भैया उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का क्या है कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके बीच में किसी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है, तो नए राष्ट्रपति को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नहीं, वो पूरे दोबारा से 5 साल कंप्लीट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, मतलब हमारे देश में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना, उनको दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस आधार पर होता है, 57 के आधार, मतलब एक ही व्यक्ति 1 से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 57 के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया। जब हमारे देश में राष्ट्रपति को सिलेक्ट मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है तो उसकी योग्यताएं क्या है, मतलब उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। किसी विदेशी व्यक्ति को हम अपने भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं क्या? नहीं। किसी भी, आपको जब भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन अगली बात करते हैं कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी शर्त उसकी इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कम से कम 35 साल पूरे कर चुका हो। 35 साल क्यों रखा गया है, ये 25 साल क्यों नहीं रखा गया भैया? राष्ट्रपति का जो पद है ना, एक सबसे बड़ा पद है, एक बहुत ही संवैधानिक पद, मतलब संवैधानिक पदों में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद एक्चुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि जो आपका ह्यूमन नेचर है उसमें जो समझ और उसमें एक ठहराव, जीवन में सोचने समझने की शक्ति केवल 35 वर्ष जब आप पूरे कर लेते हैं तब आपकी समझ प्रॉपर डेवलप होती है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जल्दीबाजी के कोई भी डिसीजन लेना, घबरा जाना, ये सारी चीजें एक प्रॉपर एज आ जाने के बाद फिर आप में ये चीजें नहीं रहेंगी। जब आप 35 वर्ष पूरे कर चुके होते हैं फिर आपको दुनिया धीरे धीरे कंप्लीटली समझ में आने लगती है कि यार अब छोड़ो, अब ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए ये जो एज फिक्स करी गई है, कम से कम आप 35 वर्ष पूरे कर लें, है ना। 35 वर्ष पूरे करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक। इसका मतलब यह है, इनडायरेक्टली आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर 100 सांसदों का हाथ होना चाहिए। अगर आपको 100 सांसद मिलके ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पहले क्या था, ये कंडीशन नहीं थी। मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब इस बात का मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के आधार पर ये डिसाइड होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है आपको तो कम से कम ऐसी चीजें आपकी होनी चाहिए। नहीं तो आज के देश में कोई भी खड़ा हो जाएगा ना, भैया मुझे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो पगला जाएंगे पूरे निर्वाचक मंडल के। भैया किस किस को राष्ट्रपति का चुनाव, हर साल 5,000 आदमी खड़े हो रहे हैं, 5 साल बाद 5,000 आदमी खड़े हो रहे हैं, हमें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब कम से कम 100 सांसद आपके फेवर में हो, तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या हैं। क्या क्या शर्तें हैं भैया? पागल नहीं हो। अगर आप पागल, हमारे देश में पागल व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा तो कोई भी विधेयक आएगा वो कहेगा लाओ दो और फाड़ के फेंक देगा, मेरी मर्जी, नहीं करना मुझे साइन, ऐसा कर सकता है वो। मतलब मानसिक रूप से रोगी ना हो, है ना, दिमाग उसका ढंग से काम करता हो, तभी तो राष्ट्रपति बनने लायक है वो। इतना बड़ा संवैधानिक पद है, लाभ के पद पे ना हो भैया। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद होता है कि सरकारी नौकरी नहीं हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब क्या है? आपके लाभ के पद है। और जो भी आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, है ना, ये सब क्या है? जनता के सेवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जनता के सेवक। जनता की सेवा करने के लिए ये बने हुए हैं, है ना, आपको तो पता ही है। चलिए तो अब हम बात करते हैं संसद प्लस विधानमंडल। मतलब क्या है इसमें कि वो, ये वाली लाइन बहुत तरीके से समझना कि इसमें क्या है कि संसद और विधानमंडल, इसमें से वो किसी का भी सदस्य नहीं हो, इसमें से वो किसी का भी सदस्य नहीं हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ना वो लोकसभा का सदस्य हो,
ना वो लोकसभा का सदस्य हो, ना राज्यसभा का, ना विधान परिषद का, ना विधानसभा का। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों में से वो किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो 59 में क्या है, शर्तें हैं। 58 में क्या है, उसकी योग्यताएं कौन कौन सी हैं भैया? भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, जिससे लाल पीले हरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज उसकी यह है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब कि कम से कम 100 सांसदों का उनके ऊपर हाथ हो, या 100 सांसद उसको परमिशन परमिट कर रहे हो कि भैया लड़ो चुनाव, हम तैयार हैं। उसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए, शर्तें आपको अच्छे से क्लियर है कि भैया मेंटल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो कि सरकारी पद हो। ठीक है, संसद प्लस विधानमंडल के सदस्य नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। जब राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्रपति फाइनलाइजेशन हो जाते हैं कि ये अब हमारे राष्ट्रपति रहेंगे, तो राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करने के पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाएगा? हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मेन जज हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर मान लो कि जिस समय राष्ट्रपति का इलेक्शन होकर राष्ट्रपति आपके इलेक्ट होके आए हैं और उस समय सुप्रीम कोर्ट के कोई मेन जज नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? जो हमारे 33 जज है उसमें से जो भी वरिष्ठ जज होगा वो जाके उनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किसमें है? 60 में है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया 60 में, 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के जज, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, है ना। एक तरीके से यहाँ पे एक चीज आप और समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ हमारे देश के राष्ट्रपति, मतलब ये दोनों आप आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? शपथ दिला देते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग क्या है कि भैया राष्ट्रपति हम लाए कैसे थे, अब राष्ट्रपति को बढ़ाएंगे कैसे? तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हटाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति को हटाने का, है ना, और राष्ट्रपति की पावर्स क्या है। तो थोड़ा सा जो टॉपिक राष्ट्रपति का बच गया वो भी हम पूरे डिटेल में समझेंगे। मुझे लगता है दोस्तों मैंने आज माइंड मैपिंग टेक्निक के तहत मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, जो कि राष्ट्रपति के से रिलेटेड जितनी भी है वो सारी की सारी पूछी जा रही है। हमारा भाग 5 चल रहा है और इसको धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।